नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 1857 का जो विद्रोह है उसे शुरू करने वाले हैं, 1857 की क्रांति को। और इसमें से भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक आपने पहला भी पढ़ा होगा, क्योंकि पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न नहीं आते हों, चाहे इंडिया लेवल का एग्जाम हो और चाहे राजस्थान लेवल का पेपर हो। तो आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, एक एक पॉइंट को। देखिए मित्रों, आपके फर्स्ट ग्रेड में बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की जो क्रांति है या जो विद्रोह है। तो इसे हम विद्रोह कहेंगे, क्रांति कहेंगे या आंदोलन कहेंगे। देखिए, हालांकि ये आपसे कोई एग्जाम में कभी नहीं पूछता है कि ये विद्रोह है या क्रांति है या आंदोलन है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज के लिए ये जानकारी होनी चाहिए कि क्योंकि देखिए, कभी तो हम कहते हैं कि 1857 का विद्रोह है, जैसे कि सबसे लोकप्रिय नाम ये लिखाता है। कभी हम कहते हैं 1857 की क्रांति, कभी कहते हैं कि 1857 का आंदोलन। तो ये तीनों टर्म एक ही हैं या इन तीनों के अंदर डिफरेंस है? तो थोड़ा सा मैं आपको इन तीनों में अंतर क्या है वो आपको बता देता हूं। उसके बाद आप खुद ये डिसाइड करना कि 1857 को क्या कहना सबसे बेहतर होगा। हालांकि तीनों ही ठीक है, तीनों हम बोल देते हैं। केवल आपके नॉलेज के लिए चीज आपको समझा रहा हूं कि सही मायने में इसके लिए हम क्या वर्ड प्रयोग करेंगे। अगर इन तीनों में से एक वर्ड प्रयोग करना हो तो कौन सा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विद्रोह की। देखिए, विद्रोह क्या होता है? जिसमें कोई भी निश्चित नीति नहीं होती, जिसमें कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, और इसके अलावा कोई भी इसमें निश्चित नेतृत्व नहीं होता। और क्या क्या हो सकता है? कोई कार्यक्रम नहीं होता, कुछ भी नहीं। और कारण क्या होते हैं विद्रोह के? स्थानीय कारण। कोई भी छोटे से रीजन के कारण जो है, किसी भी स्थानीय पर्टिकुलर किसी एक स्थान के रीजन के कारण, पर्टिकुलर किसी एक स्थान की परिस्थितियों के कारण ये हो जाता है। तो विद्रोह की विशेषता क्या होती है? विद्रोह में हम क्या कहते हैं? जिसकी कोई निश्चित नीति नहीं होती उसकी, वो कैसे भी शुरू हो जाता है, कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम विद्रोह कर रहे हैं तो पर्टिकुलर हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं, कोई ऐसा फिक्स नेतृत्व नहीं होता उसका, कोई कार्यक्रम नहीं होता। और कारण क्या होते हैं? स्थानीय कारण होते हैं, उसे हम कहते हैं विद्रोह। सेकंड मैंने लिखा है क्रांति। क्रांति क्या होता है? क्रांति की सबसे पहली विशेषता होती है कि यह क्या होता है? संगठित। और इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो क्रांति की होती है वो ये है कि अचानक, यानी त्वरित रूप से, अचानक त्वरित रूप से जो स्थापित अवस्था है, स्थापित अवस्था है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन। आपने क्रांतियों के नाम सुने होंगे। फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, ये रूस की क्रांति। अब आप देख लीजिए इन क्रांतियों में क्या हुआ था। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो ये चीजें तो आपने पढ़ी होगी कि फ्रांस की क्रांति है, चाहे रूस की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, क्या हुआ था उनमें? एक संगठित रूप से प्रयास। क्यों? पूरी तरह से उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, कि इस सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाए और उसके बाद में एक नई सत्ता जो है वो आती है, पूरी तरह से सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। आमूलचूल परिवर्तन। जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका, उसकी जगह एक नई सत्ता स्थापित हो जाती है। जैसे रूस की क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वहां का जो राजा था, जार, पूरी तरह से उसको उखाड़ फेंका वहां से, और जो मजदूर दल था उनके नेतृत्व में वहां सरकार आती है। तो यह होता है क्रांति। इसके बाद में एक टर्म आती है आंदोलन। तो आंदोलन हम किसको कहते हैं? आंदोलन की विशेषता होती है कि इसमें विकास का एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है? कई प्रकार के विचार, कई प्रकार की आप आइडियोलॉजी कह सकते हो उसको, उसका समावेश होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। गांधी जी आपको पढ़ना है वैसे भी आगे।
असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपको मैं उदाहरण क्यों बता रहा हूं, ताकि आप तुलना करके देख सको। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो वो क्या है, वो है आंदोलन जिसमें गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी, एक विचार था कि मुझे कैसे क्या करना है। धीरे धीरे अपने आगे से आगे वो जो है आंदोलन आगे बढ़ता है। एक दिन में कुछ हुआ वो कोई आंदोलन नहीं है वो। आप गांधी जी के आंदोलन देखिए, कितने कितने लंबे चलते थे, 2 साल, 4 साल, 5 साल आंदोलन चल ही रहा है। तो ये होता है आंदोलन। अब आप ये डिसाइड करें कि 1857 का जो विद्रोह कहेंगे, या इसको क्रांति कहेंगे, या इसको आंदोलन कहेंगे, क्योंकि तीनों को ही मानने वाले अलग अलग लोग हैं। तीनों के ही वो आगे हम पढ़ेंगे किसने क्या क्या कहा है, क्या क्या इसका क्या स्वरूप है, क्या नहीं है। क्योंकि सब ये अब देखिए, ये हर चीज आपको इसमें 1857 में चीजें देखने को मिलेगी, एक मिश्रित रूप में कई चीजें देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बता दिया कि विद्रोह क्या होता है, क्रांति क्या होती है, और आंदोलन क्या होता है। फिर भी अगर इन तीनों में से एक आपको चुनाव करना पड़ेगा, तो फिर हम इसको कहेंगे 1857 की क्रांति। क्योंकि इसमें एक प्रयास किया गया था सम्मिलित रूप से। हालांकि आप देखेंगे कि कई चीजें जैसे नीतियां जो है या फिर पर्टिकुलर नहीं थे इतनी, या जो नेतृत्व था वो फिर भी जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह, उसके नेतृत्व में एक प्रयास किया गया था। लेकिन जो बात पूरी तरह से क्रांति की होनी चाहिए थी, वो बातें उतनी भी नहीं थी। और ना ही वो आप सिर्फ उसको विद्रोह भी नहीं कह सकते, ना उसको आप आंदोलन कह सकते हो, और ना ही पूरी तरह से आप क्रांति कह सकते हो। फिर भी तीनों के अंदर एक हमें चूज करना पड़े, तो हम ये कहेंगे कि 1857 को हम क्या कहेंगे, क्रांति कहते हैं। अगर इन तीनों में से एक डिसाइड करना पड़ा तो। क्यों? क्योंकि सत्ता को आमूल रूप से देखिए, भारत के जो जैसे वीडी सावरकर हैं, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, वो पूरी तरह से इस पक्ष में थे कि बिल्कुल ये क्रांति थी, एक सुनियोजित प्रयास था यहां से अंग्रेजों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी है अभी तक, आप उसको ब्रिटिश राज मत समझ लेना अभी। तो 1857 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी अंग्रेजों को, एक सुनियोजित प्रक्रिया के द्वारा यहां से उखाड़ फेंके जाने का जो प्रयास था कि पूरी तरह से जो है इनकी सत्ता में परिवर्तन, वो इनको यहां से भगाया जाए। और जो नेतृत्व की बात करें का, बिल्कुल बहादुर शाह जफर हमारे नेता हैं। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन के हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदुस्तान के जो नेता थे, उन्होंने इसे क्रांति के रूप में जो सामने रखने का प्रयास किया था। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। वो आगे हम पढ़ेंगे पूरा, कि जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, कुछ और कहेंगे। तो ये चीज है। अब देखिए, ये चीजें क्या है, जब तक मैं एक एक चीज समझाऊं नहीं तो मुझे भी शांति नहीं मिलती। मैं चाहता हूं एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। और जहां तक फैक्ट की बात है, तो फैक्ट तो देखिए बहुत होते हैं। एक कोई भी गाइड उठाओगे, कोई भी किताब उठाओगे, तो दुनिया भर के फैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन मेन चीज है कि वो थीम समझ में आनी चाहिए। अब देखिएगा, इसके बारे में आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो, आपको मैं पूरा पहले सारा एक साथ समझा देता हूं मैं, उसके बाद इसको देखेंगे। देखिए, 1857 का विद्रोह है। लोकप्रिय भाषा में और पुस्तकों में आपको विद्रोह ही सबसे ज्यादा मिलेगा। मैंने सिर्फ आपको एक डिफरेंस समझाया था, वो कि अगर तीनों में से बेहतर कहना हो तो क्या कहेंगे, तो फिर हम उसको क्रांति कहेंगे। आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। उसके बाद हिंदुस्तान में आई ये कंपनी, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1757 तक जो प्लासी का युद्ध होता है, ये दरअसल अंग्रेज यहां भारत क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए, कि हमें यहां क्या करना है, व्यापार करना है। धीरे धीरे इन्होंने ये जहांगीर से अनुमति लेते हैं।
जहांगीर से अनुमति लेने के बाद में इन्होंने यहां पर व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे देखिए 1757 तक अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में रहती है। लेकिन 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, इस प्लासी के युद्ध से बाद से अंग्रेजों ने यहां राजनीतिक रूप से प्रशासनिक दृष्टि से भी जो है वो यहां शासन करना शुरू कर दिया। और वो राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी इनके शासन करने का जो कारण था वो था अधिकतम से अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा इस हिंदुस्तान से आर्थिक लाभ प्राप्त करना। इसीलिए इन्होंने भारत को उपनिवेश अपना बनाया ताकि आर्थिक रूप से हम यहां से लाभ प्राप्त कर सकें। अब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो गया तो अब इन्होंने ये राजनीतिक रूप से भी स्थापित हो गए, शासन भी करने लगे। और 1757 से लेकर के 1857 तक अंग्रेजों ने इन 100 साल के टाइम पीरियड में पूरी तरह से भारतीयों का शोषण किया। और इसमें हर वर्ग इनसे प्रभावित होता है। हम कई कारण देखेंगे कि आखिर ये 1857 की जो क्रांति है, 1857 का जो विद्रोह होता है, ये क्यों होता है। तो कई कारण हमारे सामने आते हैं। तो कारण यही है कि अंग्रेजों ने 100 साल तक पूरी तरह से भारतीयों का क्या किया, शोषण किया। तो ये जो अंग्रेजों के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह होता है, ये एक असंतोष जो था हिंदुस्तान के लोगों में, यहां की जनता में, जो हम पढ़ेंगे कहां कहां क्यों क्यों असंतोष था, किस कारण से था, उस असंतोष का, उस नापसंदगी का परिणाम था 1857 का विद्रोह है। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या रीजन थे। 1857 का विद्रोह है। देखिए टेक्नोलॉजी के फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। ये पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया था और माइक में इशू हो गया, वो पता चला नहीं। पूरा वीडियो जब आपका बन जाता है 1 घंटे का, तब आपको पता पड़ता है कि वॉइस जो है उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब और ऐसा हो जाता है कई बार, ये तो मैं अभी बोल के बता रहा हूं आपको कि इसमें ऐसा हो गया था। कई वीडियो में कई बार ऐसा हो जाता है। तो पूरी एनर्जी के साथ में जब एक वीडियो बना देते हैं, फिर आपको पता पड़ता है कि आपकी आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो फिर वापस उसी एनर्जी के साथ में दोबारा बनाना। कारण क्या क्या थे? देखिए सबसे पहला है राजनीतिक, और हम इसको कह सकते हैं प्रशासनिक कारण। दूसरा जो रीजन था वो था आर्थिक कारण। तीसरा जो रीजन है वो है सामाजिक और धार्मिक कारण। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो वो है सैनिक कारण। हालांकि कुछ जो विदेशी इतिहासकार हैं, जिनको आप साम्राज्यवादी इतिहासकार भी कह सकते हो, उन इतिहासकारों ने केवल इसको एक छोटा सा सिपाही विद्रोह कहने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारत की आजादी के लिए किया गया, एक तरह से आप मान सकते हो कि एक जो 1947 में जो हिंदुस्तान को आजादी मिलती है, उसकी नींव कहां स्थापित होगी थी? इस 1857 की क्रांति में, इस 1857 के विद्रोह में। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों की। देखिए आप जानते हैं कि 1757 के अंदर अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में सबसे पहले राजनीतिक कारणों के बारे में हम बात करते हैं। एक तो देखिए जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां थी, लॉर्ड वेलेस्ली की क्या थी? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां कि सुरक्षा के नाम पर यहां की जो रियासतें थी, भारतीय रियासतें थी, इनको नियंत्रित करने के लिए, अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इनको धीरे धीरे समाप्त करने के लिए यह वेलेस्ली के द्वारा फेंका गया एक तीर था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। कुछ अपनी सेना भी ये वहां पर उस रियासत के अंदर जो है वो अपनी सेना रखते थे, जिसका खर्चा जो है वहां का राजा ही उठाता था। इन्होंने प्रारंभ में यह कहा था कि हम आपके राजनीतिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वहां के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उनकी विदेश नीति में
देखिए, किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी विदेश नीति होती है कि मुझे कोई भी डिसीजन कैसे करना है, मुझे किस राज्य के साथ क्या व्यापार करना है, क्या संधि करनी है। इन सब चीजों पर, विदेश नीति पर भी जो धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था इन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह के बाद में जो ब्रिटिश राज है, फिर वो होगा ब्रिटिश राज, जहां डायरेक्ट इंग्लैंड का शासन होगा। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही चल रही है। तो ये जो विरोध हो रहा है, ये किसके लिए होगा? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विरोध होगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है, इसने सहायक संधियां करनी शुरू कर दी। और देखिए, ये इनका दिमाग में था प्लान कि एक बार हम इनसे सहायक संधियों के नाम पे कहते हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे, एक बार थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप करना शुरू कर दें, फिर तो हम जाल की तरह इनको जो है अपने आप ही फंसाते जाएंगे। तो इसमें कई जो है वो आते हैं कि सबसे पहले किसने की थी। तो हैदराबाद का जो निजाम है, सबसे पहले उसके द्वारा स्वीकार किया गया था 1798 में। इसके बाद में तो फिर ये फैक्चुअल चीजें हैं, मैसूर का नंबर आता है, तंजौर हो गया, अवध है, ये पेशवा था, फिर भोंसले है, सिंधिया है 1804 में। तो यहां तक आते आते इन कई रियासतों ने जो है इनसे सहायक संधियां कर ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक नीतियां या सहायक संधियां कहते हैं इनको। और इसके अलावा जैसे ये जो बूंदी, भरतपुर, मछेंद्री, ये कई रियासतों के नाम आते हैं और वो इस संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। और अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब आप ये बताइए कि आप शुरुआत ये कह रहे हैं कि हम सहायक संधि आपसे कर रहे हैं, आपके कोई समस्या नहीं आएगी, हम आपको सुरक्षा देंगे, और जो सुरक्षा देने वाला है वो ही आपके राज्य के अंदर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाए, तो निश्चित सी बात है कि यहां के जो शासक हैं उनमें क्या उत्पन्न होगा? असंतोष उत्पन्न होगा। और अब सहायक संधियों की शुरुआत तो यह हो चुकी है 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लेकिन अभी ये यहां तक ही नहीं रुके हैं। इनकी जो भूख है, वो भूख ऐसी है कि हमें तो 100% इन पर अधिकार चाहिए। तो इनकी इस सोच को एग्जीक्यूट करने का, पूरी तरह से क्रियान्वित करने का काम जो है वो आगे करेगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये क्या चीज लेकर के आया था? कब से कब तक था ये? 1848 से 56। इसके बाद में तो वो आ जाएगा कैनिंग। क्या, किस लिए, क्या था इसका? इसने साहब पूरी तरह से सारी जो हदें थी, सब हदें पार करता गया और अनैतिक तरीके से जो देसी राजे हैं उनका विलय करना शुरू कर दिया। देखिए, हिंदुस्तान के राजाओं में एक प्रथा, एक रिवाज सा ही था कि अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है, अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है, तो वो राजा अपने किसी को भी परिवार में, अपने जो भी उसके वंशों में से कई जो राज परिवार के लोग होते थे, कोई भी जो ठिकाना होता था, वहां से किसी को भी गोद ले सकता था और अपना उत्तराधिकारी बना देता था। इन्होंने इस चीज का लेकर के गोद निषेध प्रथा का निषेध कर दिया और यह कहा कि जिनके कोई वंश नहीं है जो आगे रियासत को बढ़ाने वाला हो, अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है, तो उनका विलय जो है वो किस में हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो जाएगा। और कईयों को अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिलाने का इन्हें साजिश किया और कई राज्यों को मिलाया। उसमें जैसे सबसे पहले नाम आता है सतारा का, 1848 में। यानी आप देख लीजिए, डलहौजी जो है वो, देखिए हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या फर्क पड़ता है। डलहौजी पूरी तरह से एक साम्राज्यवादी जो है वो गवर्नर जनरल था और ये पूरी तरह से अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सब कुछ मिलाना चाहता था। तो इनको ये पॉइंट मिला कर इस पॉइंट में हम निकाल सकते हैं कमी। इसके अलावा जैसे सतारा के अलावा जैतपुर है, संबलपुर है, बघाट है, उदयपुर है, ये झांसी है, नागपुर है। तो कई रियासतें हैं जिनको इस बहाने इन्होंने अपने अंदर मिलाने का प्रयास किया और इनको मिला लिया। प्रयास ही नहीं किया, इनको मिला लिया। तो जब इस तरीके से करेंगे तो यहां के राजाओं में क्या असंतोष उत्पन्न नहीं होगा? बिल्कुल उत्पन्न होगा।
अब यहाँ के जो शासक हैं उनमें असंतोष उत्पन्न होगा, और इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया कि जो तंजौर और कर्नाटक, ये दक्षिण भारत में, तो यहाँ के जो नवाब थे उन नवाबों की इन्होंने उपाधियां छीन ली। और पेशवा बाजीराव जो द्वितीय था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, इसका दत्तक पुत्र था नाना साहेब। इस नाना साहेब की जो पेंशन शुरू कर रखी थी उस पेंशन को भी इनके द्वारा बंद कर दिया गया। तो क्या नाना साहेब में असंतोष की उत्पत्ति नहीं होगी? क्या असंतोष उत्पन्न नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप देखिए कि किस तरह से यहां सभी लोगों के अंदर असंतोष उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं अवध के बारे में। देखिए, अवध के लिए यह कहते थे कि अवध शुरू से ही अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा वफादार था, बहुत ज्यादा वफादार था। तो अंग्रेजों ने, ये जो डल हुजीर था, इन्होंने अवध के साथ भी क्या कर दिया कि कुशासन के आरोप पर, इनको और कोई बहाना नहीं मिला, तो कुशासन के आधार पर इन्होंने अवध, उस टाइम अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, तो जो यहां की अवध की जनता थी वो मानती थी बहुत अपने नवाब को, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुशासन के आरोप में वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया, उसकी गद्दी से हटा दिया, और उसको ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य से मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो उनका क्षेत्र विस्तार था, उसके अंदर उसको शामिल कर लिया। और अवध को अब क्या बना दिया, केवल एक चीफ कमिश्नरी प्रांत बना दिया। चीफ कमिश्नरी प्रांत से मतलब है कि जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का अब शासन होगा। जैसे आप यहां पढ़ते हैं राजस्थान में कि अंग्रेजों का एक एजीजी जो है वो कहां बैठता था, अजमेर में। तो अजमेर भी जो है वो एक चीफ कमिश्नर प्रांत की तरह था, जहां डायरेक्ट अंग्रेज बैठता था, और वही अजमेर में जो है पूरी तरह से उसी के नियंत्रण में होता था, कोई रियासत या राजा नहीं थी अजमेर में। तो इस तरीके से इन्होंने इसको चीफ कमिश्नरी प्रांत बना दिया अवध को। और सबसे पहला जो कमिश्नर यहां नियुक्त करते हैं उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। ये नहीं ध्यान रखो तो चाहे मत रखना, लेकिन सबसे पहला जो कमिश्नर यहां नियुक्त हुआ, हेनरी लॉरेंस को नियुक्त कर दिया। आप याद कीजिएगा कि 1857 में जब राजस्थान की क्रांति आपने पढ़ी थी, तो उसमें नीमच के अंदर, जो नीमच के अंदर जो विद्रोह होता है 3 जून को, तो वहां जो अंग्रेज अधिकारी सबको वफादारी की शपथ दिला रहा था भारतीय सैनिकों को, तो वहां सैनिकों ने क्या कह के विद्रोह किया था, क्या कह के विरोध कर दिया था कि आपने, अवध ने भी आपके साथ बहुत वफादारी निभाई थी, आपने अवध के साथ क्या किया था, तो हम आप पर कैसे विश्वास करें। तो ये जो कारण थे काफी। और इसके अलावा आगे कारणों की बात करें तो आप जानते हैं कि जो दिल्ली में उस समय मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर, या आप इनको बहादुर शाह द्वितीय कह लीजिए, या फिर बहादुर शाह जफर। यहां क्या होता है, देखिए थोड़ा सा आपको अब एक तो बहादुर शाह जफर की जो है आयु बहुत ज्यादा है, और वैसे भी इन जफर को शायरियां, ये जफर नाम से ये शायरियां वगैरह लिखा करते थे, तो वैसे भी ये जो है इनको वो उस तरह से नहीं था। और हालांकि वैसे सत्ता देखी जाए तो 1803 में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक तरह से देखा जाए तो वैसे भी अब कोई बहुत ज्यादा शक्तियां या वैसे नहीं रही थी, ऊपर से आयु बहुत अधिक थी, और कोई ज्यादा कोई विरोध वगैरह किसी चीज का करते नहीं थे, जनता को कोई परेशान करते नहीं थे। तो जनता में अपने मुगल सम्राट के लिए अभी भी क्या था, बहुत सम्मान था। अब अंग्रेजों ने यहां क्या किया, इस बहादुर शाह जफर के साथ में अपमानजनक व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो बहादुर शाह जफर है, इसके तो दिक्कत है ही है, और जो मुस्लिम लोग होंगे और चाहे हिंदू हो, सबके समस्या हुई। क्यों? क्योंकि मुगल सम्राट जो है ये सभी का है। तो जब आप एक अच्छे भले आदमी को जब परेशान करोगे, तो जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो दिल से आदर सम्मान करते हैं, जनता के अंदर भी नाराजगी होगी, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नाराजगी है इस चीज को लेकर के। अब थोड़ी सी देखिए किस तरह से इन्होंने, कैसे कैसे प्लान करते हैं ये। हालांकि 1803 में मैंने आपको बता दिया, एक तरह से अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, लेकिन इसके बाद में भी ये 1823 के अंदर
उस समय मुगल सम्राट जो होता है वो अकबर सेकंड होता है 1823 में। तो जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड एम हर्स्ट, एम हर्स्ट, तो वो कहते हैं कि इसके साथ में जो है जब ये मिलता है लॉर्ड एम हर्स्ट जो है ये अकबर द्वितीय के दरबार में जब मिलता है तो बराबरी के स्तर पर मिलता है। 1803 में इन्होंने पराजित कर दिया था मुगलों को, अंग्रेजों ने। आप देख लीजिए कि अंग्रेज कितने शक्तिशाली हो गए थे। 1757 के अंदर तो ये आते ही हैं जिनका इनका शासन शुरू होता है बंगाल में प्लासी के युद्ध से। और 1803 तक तो आते आते ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इन्होंने पूरी तरह से एक तरह से दिल्ली पर अधिकारी समझ लीजिए आप, और बिल्कुल उसको फिक्स कर दिया कि इतने पैसे तो हमें देने ही पड़ेंगे। लेकिन फिर भी 1823 में लॉर्ड एम हर्ष जो है ये अकबर सेकंड से कुछ बराबरी के साथ में मिलता है। इसके बाद में गवर्नर जनरल आता है एक ऑकलैंड, लगभग 1836 से 42 का समय है इस ऑकलैंड का। इस ऑकलैंड ने मुगल बादशाह को यह कहना शुरू कर दिया कि आप अपने दावे और जो भी अधिकार हैं उनको छोड़ दो। अभी पूरी तरह से हटाए नहीं है, ये बार बार उनके दिमाग में ये चीज डाल रहे हैं, बार बार उनके दिमाग में चीज स्थापित कर रहे हैं कि आप छोड़ दो इसको। और इसके बाद में एक गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड एलन ब्रो, एलन ब्रो। इसने बहादुर शाह को जो भेंट देनी होती थी, जो कई चीजें थी उसमें, तो भेंट देना बंद कर दिया और सिक्कों पर से नाम हटा दिया बहादुर शाह का कि साहब बस बहुत हो गया अब। डलहौजी जब आता है तो इस डलहौजी ने क्या किया, बहादुर शाह को कहा कि साहब दिल्ली का लाल किला खाली कर दो और वो जो कुतुब मीनार बनी हुई है महरौली में वहां जाकर के रहो, वो कोना तुम्हारे लिए सही है, अब ये लाल किला जो तुम्हारे लिए नहीं है। लॉर्ड कैनिंग जब आएगा डलहौजी के बाद, क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है उस समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल था, और बाद में जब ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से इंग्लैंड का जब शासन होता है 1857 के बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन पूरी तरह से किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश सत्ता के पास, इंग्लैंड के पास। तो वो गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके कर देते हैं वायसराय। तो इस लॉर्ड कैनिंग को ही वो पहला वायसराय बनाते हैं। तो अब लॉर्ड कैनिंग जो है इसने क्या कहा कि बहादुर शाह के बाद में, इस बहादुर शाह के पश्चात मुगल शासक जो है उसको सम्राट की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, सम्राट की उपाधि से वंचित कर दिया जाएगा। तो जब इस प्रकार से ये चीजें होगी तो क्या जनता में नाराजगी नहीं होगी? क्या जो मुगल सत्ता है उसमें नाराजगी नहीं होगी? 1857 में मैंने आपको एक चीज बता दी, असंतोष का परिणाम था। तो वो असंतोष कहां कहां होता है और किन किन लोगों में होता है? तो ये चीज तो थी यहां पे कि इस तरह से मुगल सम्राट पर इन्होंने नियंत्रण करने का प्रयास कर दिया। तो 40-50 सालों से ये लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे थे अंग्रेज कि मुगल सम्राट तो तुमको तो यहां से हटना ही है। इसके बाद में देखिएगा जो एक ये इनाम कमीशन आता है, ये जो 1854 में लॉर्ड डलहौजी जो है इसने क्या कर दिया, जो ये भूपति यानी जो मालिक होते थे जमीनों के, जमींदार, तो उनकी जागीरों की जांच करने के लिए एक इनाम कमीशन गठित किया। इनाम कमीशन, इनाम कमीशन में क्या था कि देखिए पहले जागीरें वगैरह जो यहाँ के राजा थे, मान लीजिए किसी से खुश हैं तो वो क्या करते थे, कोई जागीर किसी के नाम कर दी, किसी व्यक्ति से खुश हो गए, कहा चलो ये यहाँ की जागीर, आज से तुम इस जागीर के मालिक हो। तो इन्होंने कहा कि ये जो इनाम में गिफ्ट में जो दी हुई, किस किस को कितनी कितनी जागीरें दी हुई है उन सब का जो है वो पता करो। अब जो इनाम कमीशन बनता है उसने सारी जांच वगैरह की और कहते हैं कि लगभग 35,000 जागीरों की इन्होंने जांच की थी, और दक्षिण में, केवल दक्षिण में 20,000 जागीरों को इन्होंने जब्त कर लिया। तो जब इस प्रकार से जागीरों को जब्त करेंगे तो अब यह बताइए क्या जो जमींदार या जागीरदार हैं क्या वो इस चीज से नाराज नहीं होंगे? जागीरदार जो होंगे होंगे वो बिल्कुल नाराज होंगे।
इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं सूर्यास्त कानून। अब देखिए जो ये जमींदारी होती थी ये ऐसी थी कि लगातार कई पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदारी चलती थी कि जो जागीर है किसी को दे दी तो उसके बाद में जितने उसके वंशज होंगे, एक के बाद एक वंशज होंगे, वो वही जमींदार बनेंगे। अब अंग्रेज जब आए तो इन्होंने सारा नियम ही बदल दिया, सूर्यास्त कानून बना दिया। सूर्यास्त कानून क्या था कि जमींदार जो है वो एक निश्चित तिथि तक जितनी राशि निर्धारित की गई है, अगर उतनी राशि वो लेकर के नहीं आया तो उसकी जमींदारी खत्म मान ली जाती थी। कि आज की जैसे मान लीजिए 25 तारीख है, या जैसे मान लीजिए कोई भी तारीख है, 30 तारीख है, या डेट दे दी 5 जनवरी, और यह कह दिया कि 5 जनवरी तक अगर तुम्हारी राशि सूर्यास्त होने तक, शाम तक यानी सूर्यास्त होने तक अगर तुमने इतनी राशि हमें नहीं पहुंचाई तो तुम्हारी जमींदारी समाप्त हो जाएगी। तो जब इस तरह का कानून बनाएंगे, सूर्यास्त कानून बना देंगे, तो सीधी सी बात है इस तरह का जो जमींदार होंगे तो नाराजगी होगी उनमें निश्चित रूप से। जिसकी जमीन ही जा रही है, जिसकी सब कुछ ही जा रहा है, इनाम कमिश्नर बना दिया, सूर्यास्त कानून बना दिया, नई जो भू राजस्व व्यवस्था है जिससे जो किसानों पर टैक्स वगैरह, वो खैर किसानों वाला जो आर्थिक कारणों में हम देखेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गए। तो ये तो चीजें हमने देखी थी राजनीतिक कारण। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रशासनिक कारणों की। देखिए प्रशासनिक कारण क्या थे। आप जानते हैं कि अंग्रेज यहां आते हैं तो इनको शासन करने के लिए भारतीय चाहिए थे, और इसीलिए इन्होंने स्कूल कॉलेज वगैरह जो है कई बनाए ताकि हमें एक मध्यम वर्ग जो है वो मिल जाए। तो लेकिन ये अंग्रेज ये चाहते भी थे, इसके बावजूद ये भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। कैसे भेदभाव करते थे? किसी भी भारतीय को एक बहुत अच्छे पद पर, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कभी भी नहीं भेजा जाता था। उसको उतना कभी ऊपर नहीं पहुंचाते थे जितना चाहिए उसमें कितनी ही योग्यता हो। तो इस चीज से भी जो भारतीय हैं उनमें निश्चित रूप से असंतोष फैलेगा। कितना ही कोई योग्य व्यक्ति हो उसको वहां तक आगे नहीं पहुंचाया जाता था। तो निश्चित सी बात है कि इससे भारतीयों में जब योग्यता होते हुए व्यक्ति को वहां तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसकी उन्नति नहीं हो पा रही है। कई भारतीय तो यहां तक कहते थे कि अंग्रेज जो है वो केवल हमको लकड़हारे या कहार जो है, केवल लकड़हारे या कहार तक ही हमको सीमित रखना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि हम आगे बढ़ें, चाहे हम कितना ही पढ़ लिख ले। तो भारतीयों को उच्च पदों से वंचित किया जाता था। और यही चीज आप सैनिक विद्रोह के अंदर देखेंगे। जो सैनिक कारण हम देखेंगे कि सैनिक चाहे वो कितना ही योग्य और प्रतिभावान हो, लेकिन उस सैनिक को एक निश्चित पोस्ट थी, जैसे सूबेदार, अब उससे आगे उस सैनिक को ऊपर नहीं भेजा जाता था, उसको और ऊपर की पोस्ट नहीं दी जाती थी, उस पर अंग्रेज ही बिठाते थे। एक जो सर सैयद अहमद खान का नाम आपने सुना होगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1858 के अंदर यानी 1857 का विद्रोह हो चुका है, और इसके बाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, असबाब ए बगावत ए हिंद। इस पुस्तक के अंदर सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था वो यही था कि भारतीयों का प्रशासनिक जो तंत्र है इसमें उच्च पदों पर नहीं होना था। तो ये एक स्टेटमेंट है जो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, अजमान ए बगावत ए हिंद। तो इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कारण बताया है कि जो प्रशासनिक पद होते थे उन पे किसी भी भारतीय को उच्च पोस्ट, उच्च पदों पे नहीं पहुंचाया जाता था, नहीं रखा जाता था, नियुक्त नहीं करते थे। तो जब अंग्रेज इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति करेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर अंग्रेजों के लिए एक घृणा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो सबसे पहला हमने देखा राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। इसके बाद में देखिएगा दूसरा आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंदर अब आप जानते हैं, आर्थिक नाम से आप समझ गए कि पैसे से संबंधित है, इकोनॉमी से संबंधित है। आर्थिक कारण में क्या है? देखिए जो भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेज लेकर के आते हैं, इन्होंने क्या किया था
किसानों पे दुनिया भर के क्या बना दिए, टैक्स लगा दिए। अब जब दुनिया भर के किसानों पर जब टैक्स लगाएंगे तो निश्चित सी बात है कि किसान की हालत कैसी होगी, दयनीय हो जाएगी, असहनीय हालत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हद से ज्यादा टैक्स लगा दिया, और जब अकाल भी पड़ेगा तो भी ये किसान को मजबूर करते थे कि तू हमें टैक्स दे। तो इस तरह की जो इनकी व्यवस्था है, पूरी तरह से विखंडित करने वाली व्यवस्था थी। कौन सी? अंग्रेजों की। तो किसानों की हालत खराब होगी। जो पारंपरिक उद्योग धंधे थे वो अंग्रेजों ने सारे नष्ट करवा दिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यहां से कच्चा माल लेना था हिंदुस्तान से, और चूंकि उस टाइम तक औद्योगिकरण हो चुका था, यानी मशीनों का विकास हो चुका था, और अंग्रेज वहां अपने ब्रिटेन में उन मशीनों से यहां का कच्चा माल ले जाकर के उससे माल बनाते, और वो पक्का माल यहां वापस इसी हिंदुस्तान में बेचते। तो यहां के जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो सारे उद्योग धंधे अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए। तो लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। और ले दे के जो अलग अलग जिनके व्यवसाय थे, अलग अलग कुटीर उद्योग धंधे थे, सबको सबका एक ही काम रह जाएगा, किसानी करना, खेती करना। और खेती का भी यहां से क्या हो गया? पूरी तरह से कृषि का वाणिज्यीकरण हो जाता है। वाणिज्यीकरण से मतलब यह है कि अनाज वगैरह जो आप देखिए, आप भी जानते हैं कि मार्केट के अंदर गेहूं महंगा बिकता है, या जैसे मान लीजिए ये दूसरी जो नकदी फसलें होती है, गन्ना हो गया, मूंगफली है, या अफीम है, नील है, कौन सी चीज ज्यादा महंगी बिकेगी? जो नकदी फसलें हैं, क्योंकि अनाज से उतना ना तो आता है पैसा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? किसानी के अंदर भी किसानों को मजबूर किया गया कि आप जो इस तरह की फसलें हैं, अफीम है, नील है, तभी आप देखेंगे महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने नील के खिलाफ ये इस तरह की जो है विद्रोह किया था। कई जगह किसान थे, कोई अफीम की खेती के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, कोई नील की खेती के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। तो कृषि का जब पूरी तरह से वाणिज्यीकरण होने लग गया, तो किसानों के सामने ऐसी ऐसी समस्या आने लगी कि पेट भरने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए भी उसके पास अनाज उत्पन्न नहीं होता था। तो सारी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है। जो हस्तशिल्पकार थे, जो हाथों से चीजें बनाते थे, पूरी तरह से उनकी चीजें नष्ट हो गई। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आप जानते हो कि ढाका जो है बांग्लादेश का, वो कितना प्रसिद्ध था। उसको भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। इंग्लैंड के अंदर ये मिलें थी सूती वस्त्रों की, कपड़ों की, मैनचेस्टर। तो इसलिए तुलना करते हुए इसको कहा है कि ढाका जो है वो भारत का मानचेस्टर था। तो इस ढाका की स्थिति क्या होगी कि ये जंगल बन गया। मुर्शिदाबाद ये उजड़ गया, और सूरत बदसूरत हो गया, ये कहा जाता है। ढाका जंगल बन गया, मुर्शिदाबाद उजड़ गया, और सूरत जो है वो क्या हो गया? बदसूरत हो गया। तो इस तरह से अंग्रेजों की जो पॉलिसियां थी, व्यक्ति क्या, लोग क्या हो रहे हैं, जो किसान है उनकी हालत खराब हो रही है। दूसरे जो व्यक्ति हैं, उद्योग धंधे जिनके समाप्त हो गए, वो क्या हो गए? बेरोजगारी हो गए। उनको भी पूरी तरह से किस पे ला दिया कि आप क्या करो? खेती करो, और खेती भी उस चीज की करो जो हम चाहते हैं। तो अब जमीन जो है वो कम पड़ने लग जाएगी। पहले जैसे एक गांव के अंदर देखिए हर व्यक्ति अलग अलग है, सुनार है, लोहार है, कुम्हार है, किसान है, सब अपना अपना काम करते हैं। और पहले क्या था? वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले वस्तु। लोहार है, अब जैसे मान लीजिए किसान है, इसने अनाज दे दिया लोहार को, और लोहार ने किसान का काम कर दिया। कुम्हार जो है, इसने लोहार को काम किया, जैसे इसको कोई दे दिया, लोहार ने इसको वापस सामान दे दिया। इसी प्रकार से सुनार से काम लेते थे। इस तरह से पूरे गांव जो है वो हिंदुस्तान के गांव स्वावलंबी गांव थे। और इसीलिए कई अंग्रेज कहते हैं कि 16वीं शताब्दी के अंदर हिंदुस्तान के गांव ब्रिटेन के गांव से कहीं अधिक ज्यादा विकसित थे, कि हम इनके आसपास भी नहीं थे। जब अंग्रेज भारत जाते हैं उस समय गांव की व्यवस्था देख करके अंग्रेज दंग रह गए थे कि ये गांव इतने आत्मनिर्भर कैसे हैं। तो अब देखिए, जब सुनार की जो ये काम इनसे हटा देंगे, कुम्हार है, लोहार है, सारे जितने भी अलग अलग उद्योग धंधे, कुटीर, छोटे छोटे काम करने वाले कितने तरह के रोजगार हैं, वो सब खत्म कर देंगे, और केवल एक ही काम छोड़ देंगे, किसानी करना।
तो फिर निश्चित सी बात है कि जमीन जो है वो क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। तो ये है। इसके अलावा ये जैसे ब्रिटेन है यहां मान लीजिए, और ये है हिंदुस्तान। तो इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान से ब्रिटेन जो भी सामान जाता था, जैसे जो भारतीय मलमल, ऐसा कहते हैं कि जो बिंटी होती है यानी अंगूठी, उस अंगूठी में से पूरा मलमल का थान निकल जाता था जो ढाका में मलमल बनती थी, और उसकी पूरी विश्व में मांग थी उस समय, हाथों से बनाई जाती थी वो। तो जब वो मलमल यहां से ब्रिटेन जाती थी तो उस पे 27% टैक्स लेते थे ये एक्स्ट्रा वहां ब्रिटेन में। सूती कपड़ा यहां से जाता था, उस पर 71% टैक्स लेते थे। रेशमी कपड़ा जो होता था उस पे 90% टैक्स लेते थे। अब जब कोई चीज इतनी महंगी होगी तो क्या कोई व्यक्ति उसको लेगा, फिर नहीं लेंगे। तो ये व्यापार को चौपट करने के तरीके होते हैं कि भारतीय व्यापार जो है यहां से चीजें जो बाहर जा रही है इनको चौपट कर दिया जाए। और यही माल, कच्चा माल, ये तो पक्का है, मलमल रेशम ये सूती वस्त्र, कच्चा माल यहां से ब्रिटेन अंग्रेज लेके गए, और वो जब वापस हिंदुस्तान आएगा तब उस पे जो टैक्स है वो क्या लगा रहे हैं, तो जो वस्त्र हैं उन पे 3.5%, सूती वस्त्रों पे, ऊनी कपड़े जो है उन पे 2% टैक्स। कहां तो 90% टैक्स लग रहा है और कहां केवल 2% टैक्स लग रहा है। तो इनका उद्देश्य एक ही था कि हम जो माल बना के मशीनों से बना के भेज रहे हैं उसके पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर मंडी के अंदर ब्रिटेन से बना हुआ माल आना चाहिए। तो जो बुनकर थे, हाथों से ये चीजें बनाते थे, यहाँ हिंदुस्तान में मलमल के थान हैं, रेशम, सूती कपड़े, वो सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और अंग्रेजों ने पूरी तरह से जो कृषि है इसका क्या कर दिया था, वाणिज्यकरण, कि हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, इसलिए जिनसे ज्यादा आमदनी होती हो, अफीम, नील, इस तरह की चीजें जो है वो जो उगाई जाए। अब यहां और क्या हो गया, 1770 से 1837 के बीच में कई हिंदुस्तान में अकाल पड़ते हैं। अकाल पड़ेंगे, 1837 का जो अकाल था वो इतना ज्यादा भयावह था, इतना भयंकर था कि 8 लाख लोग उस समय 1837 के अकाल में मारे जाते हैं। तो अब शासन कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वो अकाल राहत के लिए कुछ प्रयास करती, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकाल राहत के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने टैक्स लेना भी बंद नहीं किया, वो जितना ले रहे थे कि हमें तो उतना ही चाहिए। अब जब बेचारे लोगों की हालत इतनी खराब होगी तो लोग विद्रोह करेंगे कई जगह। उन विद्रोहों को बुरी तरह से कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। दादा भाई नौरोजी हैं, उन्होंने इस चीज से संबंधित लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। उन्होंने सिद्धांत भी दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, कि अंग्रेज जो हैं वो यहां से रिस रिस करके पूरा धन जो है वो हिंदुस्तान से निकाल रहे हैं और आर्थिक रूप से इस हिंदुस्तान को कंगाल कर रहे हैं। यहां जो धन है उसको अंग्रेज समेट समेट के जहाजों से रात दिन कहां लेके जा रहे हैं, इंग्लैंड लेकर के जा रहे हैं। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी था, मेजर विनगेट। ये मेजर विनगेट एक कोटेशन कहता है, एक लाइन कहता है कि भारतीय जो साम्राज्य है उसकी सैनिक रक्षा के लिए, यहां जो अंग्रेज वगैरह यहाँ सेना वगैरह करते थे कि भारतीय साम्राज्य हमारे पास में बना रहे, तो उसकी सैनिक रक्षा के लिए ब्रिटेन के खजाने से ब्रिटेन के खजाने से एक पैसा भी खर्च नहीं होता था। और इस तरह से लूट, रिश्वत, उपहार, समय समय पर होने वाले युद्धों में लगी जो अपार धनराशि, ये ब्रिटिश अधिकारियों के जो वेतन भत्ते, सार्वजनिक ऋण, इन सब के भार ने भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था। ये मेजर विनगेट ने उस समय के भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा है। एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को गिफ्ट दे रहा है, वो गिफ्ट भी कहां से, किसके पैसे से, इसी हिंदुस्तान के पैसे से। देखिए अंग्रेजों की पॉलिसी यहां तक पहुंच गई थी कि उनकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो और 100% इनकमिंग हो, तो एक तरफा धन आता रहे, इस तरह की पॉलिसी पर अंग्रेज पहुंच गए थे।
तो जब इस तरह से होंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, निर्धनता की स्थिति आ जाएगी, बेरोजगारी अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो आर्थिक नीतियों के कारण जो ये इस तरह की जो नीतियां थी कंपनी की, अब भारत के किसान, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी, उद्योगपति, जमींदार, सब लोगों के अंदर त्राही त्राही मचने लग गई। और ये जो त्राही त्राही मच रही है, ये त्राही त्राही 1757 से शुरू हुई और 1857 तक जो है वो लगातार चलती रही। 1857 में तो विद्रोह हो ही गया। तो ये जो धीरे धीरे लो सुलग रही थी 100 वर्षों तक, वो कहां फूट पड़ती है, इस 1857 के अंदर फूट पड़ती है। फूट पड़ने का मतलब वो नहीं कि फूट पड़ गई आपस में या विभाजन हो गया। फूट पड़ने का मतलब जो अंदर एक गुबार था, वो गुबार बाहर आ जाता है। तो ये जो दूसरा कारण था महत्वपूर्ण आर्थिक कारण। इसके बाद में देखिएगा तीसरा आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है? देखिए आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, अच्छा पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जो अंग्रेज हैं, अब चूंकि इन्होंने हिंदुस्तान को विजिट किया था और यहां अधिकार कर लिया, तो अंग्रेज यहां के हिंदुस्तान के रहने वालों को हे दृष्टि से देखते थे। यानी आप इसको रंग भेद समझ लीजिए। ये कहते थे कि ये क्या है, तुम तो कीड़े मकोड़े हो और हम तुम पर शासन कर रहे हैं। हम गोरे हैं और हिंदू, और हमें ईश्वर ने जो यहां भेजा है वो तुम लोगों को सभ्य बनाने के लिए भेजा है। ये भारतीय को हे दृष्टि से देखते थे, रंग भेद करते थे। ये हिंदू जो है, हिंदुओं को कहते थे कि तुम तो बर्बर हो। मुसलमान जो हैं उनके लिए इस्तेमाल करते थे कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान। अंग्रेज हिंदुओं को तो कहते थे बर्बर और मुसलमानों को कहते थे कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान। और इन सब को क्या कहते थे कि तुम तो काले हो। मतलब इस दृष्टि से कि किसी को इतना अपने से निकृष्ट मानना कि तुम इस लायक हो ही नहीं। ये कहते हैं कि तुम्हारा भारतीय समाज है क्या, बर्बर और असभ्य समाज है। और हम लोग तुमको क्या करने के लिए आए हैं, हम तुम्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। हम तुम्हें रहना सिखाएंगे, हम तुम्हें वस्त्र पहनना सिखाएंगे, कपड़े पहनना सिखाएंगे, कैसे रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे बात करते हैं, वो सब चीजें हम तुम्हें सिखाएंगे। तो कई इन्होंने सुधार के लिए कई नीतियां बनाते हैं। जैसे आप जानते हो कि विलियम बेंटिंग के समय, डलहौजी के समय, जैसे मान लीजिए सती प्रथा है। सती प्रथा को इन्होंने रोकने के लिए एक्ट वगैरह बनते हैं। नरबलि का जो दमन है, नरबलि हिंदुस्तान में दी जाती थी, उसको रोकने के लिए प्रयास किया। कन्यावध, हालांकि ये प्रयास तो ये ठीक थे, लेकिन चूंकि जनता जो है अब उनके लिए एक तो वैसे ही कि है कौन, अंग्रेज है, हम पर वैसे भी अत्याचार करते हैं। और वो जब समाज के बने हुए सिस्टम को बदलने का प्रयास करेंगे, उसको रोकने का प्रयास करेंगे, तो जनता के अंदर उस चीज के लिए क्या होगी, नाराजगी होगी, असंतोष उत्पन्न होगा। दास प्रथा हो गई, ये अलग अलग समय में ये प्रयास किए गए। बाल विवाह अधिनियम बना दिया इन्होंने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना दिया। अंतर जातीय विवाह जो था, दूसरी जाति में विवाह है, उसका अंग्रेजों ने क्या क्या समर्थन किया। तो इन सब चीजों से क्या हो गया, जो यहां के लोग हैं उनके अंदर असंतोष उत्पन्न होता है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे स्वाभिमान पर हमला है। जिस चीज को हजारों सालों से, हमारी सैकड़ों सालों से, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं कौन, ये अंग्रेज। तो एक ये बहुत बड़ा कारण था। और इस चीज को लोगों ने धर्म से जोड़ करके देखा कि हमारे धर्म पर इनके द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। और इसके अलावा धार्मिक कारण की बात करें तो देखिए, धर्म एक ऐसी चीज है जिसके लिए व्यक्ति जान देना जो है वो सहमत हो जाएगा अपनी जान देने पे, लेकिन अगर उसके धर्म पर कोई आंच आए तो वो चीज व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको जो ब्रिटिश राज में, जो ब्रिटिश में यहाँ की जो शिक्षा का विकास है, उसमें आपको बताया था मैंने कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उस चार्टर एक्ट के अंदर ईसाई मिशनरी जो थे
उनके लिए विशेष छूट दी गई थी। उससे पहले तो ये अपने मन से ही आ रहे थे, कई अंग्रेज जो ईसाई वगैरह थे वो प्रयास कर रहे थे कि ईसाई धर्म की हम यहाँ शिक्षा फैलाएं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। लेकिन यहां से अब उनको पूरी तरह से कंपनी का भी सपोर्ट हो गया। तो 1813 के अंदर जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत आने की अनुमति दे दी, ईसाई मिशनरियों को। और भारत आने के बाद इन ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इनको किसका संरक्षण प्राप्त है? अंग्रेज सरकार का संरक्षण प्राप्त है इनको। और कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी क्या कर रहे थे, पूरी तरह से इसके पक्ष में थे कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इसका जो है वो प्रचार प्रसार किया जाए। एक व्यक्ति का नाम आता है जो कंपनी का अध्यक्ष था वहां ब्रिटेन के अंदर, मेंजिलस। मेंजिलस, ये मेंजिलस हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां का जो ब्रिटेन का सदन है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ये मेंजिलस क्या कहता है कि परमात्मा ने, क्या कहता है ये, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नोट्स में वैसे लिख रखा मैंने, कि परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि हिंदुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसाई धर्म की पताका फहराने लगे। ये मेंजिलस कहता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। क्यों? क्या बोलता है कि परमात्मा ने, ईश्वर ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को यानी हमें इसलिए सौंपा है ताकि हम हिंदुस्तान के एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक ईसाई धर्म की जो पताका है, उसका झंडा है, वो लहरा सकें। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक अंग्रेजों के मन में यह बात थी कि हमें हमारे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। पहले केवल निजी तौर पर कुछ प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब जब पूरी तरह से सरकार का सपोर्ट हो गया, ये जो स्कूलों के अंदर बाइबिल की जो शिक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया गया। कईयों को जो बल के द्वारा, कईयों को धोखे से इन्हों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। 1837 के अंदर जो अकाल पड़ता है, तो जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने, अब चूंकि इतना अकाल पड़ा, इतना भयंकर अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, तो जो बच्चे अनाथ हो गए थे अकाल के कारण, उन बच्चों को इन्होंने क्या बना दिया? ईसाई बना दिया। तो इस प्रकार से ये आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है एडवर्ड, मेजर एडवर्ड। वो भी एक लाइन उसने कही थी कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य क्या है? इस देश को ईसाई बनाना है। आप देखिए कितने खतरनाक इनके मंसूबे थे। एडवर्ड क्या कहता है कि हमारा उद्देश्य ही क्या है? हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को क्या बना? ईसाई बनाना। वीर सावरकर जो हैं, वीडी सावरकर, उन्होंने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है और वो ये कहते हैं कि जो सेना के उच्च अधिकारी थे, आप जानते हैं कि वीर सावरकर को जो अंडमान निकोबार जेल है वहां भी उनको वर्षों तक रखा गया था। वीर सावरकर ने क्या कहा कि अंग्रेज सेना में जो उच्च अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी जो हैं, वो राम और मोहम्मद दोनों को क्या करते थे? गालियां देते थे। और सेना को, जो सैनिक थे, उनको ईसाई बनने के लिए प्रेरित करते थे। देखिए उस समय हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों ने सेना बनाई भारतीयों से, तो उसमें हिंदू सैनिक थे, मुस्लिम सैनिक भी थे। हिंदू जो हैं किसको मानते थे? राम को मानते थे। और मुस्लिम जो है किसको मानते थे? मोहम्मद साहब को मानते थे। तो इन दोनों के ही जो मानते थे, जो इनके देवता, जो इनके ईश्वर, जिनको पूजते थे, दोनों अपने अपने धर्म के जो थे, इनको गालियां देते थे अंग्रेज अधिकारी। और जो सैनिक थे उनको प्रेरित करते थे कि तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लो। और अब वो क्यों करेंगे? तो उनको कई सुविधाएं दी जाती थी। अगर तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें इस तरह की सुविधाएं दी जाएगी। तो इस तरह का प्रयास जो है वो अंग्रेज करते हैं। तो धर्म पर जब आघात होगा
तो निश्चित रूप से जो है लोगों के अंदर बहुत भयंकर इसका विरोध होगा। और इसके अलावा 1850 के अंदर एक धार्मिक अयोग्यता या आप उसको निर्योग्यता भी कह सकते हो, धार्मिक अयोग्यता या जो निर्योग्यता अधिनियम है वो पारित किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था कि जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनके अंदर परिवर्तन लाना। देखिए अभी तक क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति धर्म चेंज करता था तो उसकी पैतृक संपत्ति से उसको वंचित कर दिया जाता था, लेकिन इन्होंने इसमें यह कह दिया कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह प्रयास किस चीज के लिए था कि ईसाई धर्म आप स्वीकार कर लो। तो जब इस तरह से प्रयास किया जाएगा तो जो हिंदू समाज होगा चाहे मुस्लिम समाज होगा वो अपने धर्म कानून में इसको हस्तक्षेप मानेंगे। तो जो जनता के अंदर अब इन्होंने जनता को जब ईसाई बनाने का प्रयास करेंगे तो जनता के अंदर भी इन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए असंतोष की उत्पत्ति होगी। तो ये तीसरा बहुत बड़ा कारण था, सामाजिक और धार्मिक कारण। इसके बाद में देखिए जो लास्ट कारण आता है बहुत बड़ा, वो है सैनिक कारण। सैनिक कारण देखिए आप जानते हैं कि राजनीतिक प्रशासनिक कारण हमने देख लिए, आर्थिक कारण देख लिए, सामाजिक कारण देख लिए, धार्मिक कारण देख लिए, लेकिन अगर इसमें सैनिक कारण नहीं होता तो फिर ये चीजें उतनी ज्यादा गौरव महसूस करवाने वाली उतनी नहीं होती। ये जो फाइनल पुट था सैनिक, और उस समय अचानक क्यों विद्रोह शुरू हुआ उसका कारण भी सैनिक कारण ही है, वो एनफील्ड राइफल वाला हम देखेंगे। तो अब देखिए अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें जो लगभग 60% सैनिक जो हैं, लगभग 60% सैनिक कहां से आते थे? अवध और जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश यानी या आप यूपी समझ लीजिए, अवध के अलावा और जो उत्तर प्रदेश का भाग था, केवल 60% सैनिक जो हैं वो अवध और इस उत्तर प्रदेश के जो दूसरे पार्ट हैं वहां से आते थे। ज्यादातर इन सैनिकों में कौन थे? ब्राह्मण और राजपूत। तो यहां अंग्रेज अधिकारी जो अपनी मनमानी करने का प्रयास करते थे उसको ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, स्वीकार नहीं कर पाते थे। ये अपने हिसाब से अंग्रेज इनको चलाना चाहते थे। ये लोगों में मन ही मन में असंतोष उत्पन्न हो रहा था। मैंने आपको अवध का बहुत बड़ा उदाहरण बताया है कि जो अवध का विलय कर लिया था इन्होंने कुशासन के आरोप में। तो भारतीय सैनिकों में जहां 60% सैनिक केवल अवध और उत्तर प्रदेश के जो दूसरे पार्ट वहां से हैं, तो जब कुशासन के आधार पर अवध का आप विलय कर लेंगे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में, तो जो सैनिक हैं वहां के जो उस स्थानों से आए हुए हैं, जो इनकी सेना में भर्ती हुए हुए हैं, तो क्या इन सैनिकों में विद्रोह नहीं आएगा? असमान वेतन दे रहे हो, भेदभाव की नीति अपना रहे हो, और ऊपर से आपने अवध का कुशासन के आधार पर विलय भी कर दिया। सैनिक वहां से आए हुए हैं, रहने वाले अवध के हैं, तो निश्चित रूप से वो इस चीज का विरोध करेंगे, वो उनके मन में असंतोष की उत्पत्ति होगी। एक अंग्रेज अधिकारी है चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर वो बड़ी बेइज्जती करता था सैनिकों की, भारतीय सैनिकों की। वो कहता था कि ये तो उच्च जातीय भाड़े के सैनिक हैं। यानी जैसे ब्राह्मण राजपूत तो उच्च में ही माने जाते थे, उच्च जाति के। तो कहता था कि ये है कौन? ये तो उच्च जातीय भाड़े के सैनिक हैं जिन पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। ये इसकी लाइन है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये लाइन किसने बोली थी? तो ये चार्ल्स नेपियर ने कही थी। तो जो खुल्लम खुल्ला इस तरह से बोल रहा है वो क्या अपने सैनिकों का सम्मान करेंगे? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अंग्रेज जो है भारतीय सैनिकों को कोई भी उच्च पद नहीं देते थे। उच्च पदों पर तो ये हमेशा अंग्रेज को ही रखते थे। गोरे और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात यह रहता था कि जहां 5 भारतीय सैनिक हैं तो वहां 1 अंग्रेज सैनिक है। यह अनुपात था इनकी सेना का, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों को कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। उनके वेतन भत्ते बहुत ज्यादा कम होते थे।
खाने की जो व्यवस्था है वो भारतीय सैनिकों को बहुत ही घटिया क्वालिटी का, निम्न स्तर का जो है वो खाना उपलब्ध करवाया जाता था। दुर्व्यवहार करते थे वो अलग है। अब जैसे चार्ल्स नेपियर जैसे हैं, ये कोई भी चलता हुआ सैनिक को मर जाए, इसने कुछ भी बोल दिया। एक सैनिक जो होता है वो आत्मसम्मान होता है, एक सैनिक में स्वाभिमान होता है। और जब उसके लिए बार बार आप उसको जैसे मर्जी आए वैसे अगर सैनिक को बोलना शुरू कर दें, लेकिन अब क्या कर सकते थे सैनिक? तो लेकिन वो असंतोष, हम मैंने एक ही वर्ड आपको बताया, 1857 का विद्रोह हिंदुस्तान के लोगों में असंतोष का परिणाम था। वो असंतोष क्यों आ रहा है? तो यहां ये हो रहा है। तो इस चीज को भारतीय सैनिक सहन नहीं कर पा रहे थे। असमान वेतन हो ही रहा है। जो अंग्रेज सैनिक होगा, अंग्रेज अधिकारी है, उसका खूब सारा वेतन है, जबकि जो भारतीय सैनिक है उसके लिए कुछ भी वेतन नहीं है। केवल नाम मात्र का वेतन उसको दिया जाता था। अवध का विलय कर लिया, उससे जनता में जो ये सैनिक थे इनमें और नाराजगी होगी कि हमारे ही बल पर तो आपने इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया, और आपने हमारी जो जगह है, हमारा जहां से आए हुए हैं, उसी का ही आपने विलय कर दिया। तो ये हो गया। इसके अलावा 1856 के अंदर जो कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग, अब जो कैनिंग आ चुका है, वो एक सामान्य सेना भर्ती अधिनियम ये लेकर के आता है, ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें क्या था कि जो बंगाल के भावी सैनिक हैं उनके लिए यह आवश्यक कर दिया कि जहां भी सरकार की आवश्यकता होगी वहां उनको जाना पड़ेगा, और आपको समुद्र पार भी भेजा जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, समुद्र पार वाला, क्योंकि उस समय यहां के हिंदू धर्म में समुद्र की जो यात्रा होती थी उस समुद्री यात्रा को अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसा कहते थे कि समुद्र यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यहां तक कि उसको उस समाज से, बिरादरी तक से बाहर कर दिया जाता था अगर कोई व्यक्ति समुद्री यात्रा करता था। आपने अगर पढ़ा हो तो आमेर का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जयपुर का जो शासक माधो सिंह सेकंड जब ब्रिटेन जाता है तो आप जानते हैं कि अब चूंकि बुलावा आया था, जाना पड़ेगा, सारे राजा गए थे यहां से। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म के अंदर ये तो 20वीं शताब्दी की बात आ चुकी है, ये वो लगभग 1902 के आसपास का समय है, तो उस समय तक भी यहां हिंदू धर्म में जो ये समुद्री यात्रा है उसको अच्छा नहीं माना जाता था। अब जो राजा है उसके सामने समस्या खड़ी आ हुई, तो पहले उसको गंगा जल से राजा को नहलाया गया। उसका उपाय निकाला, जो पंडित वगैरह थे सबको बुलाया कि भाई देखो मुझे जाना तो है, तो कोई उपाय बताओ क्या हो। तब सबके सामने राजा को जो गंगा जल से नहलाया गया, और गंगा जल ही कहा गया कि यहाँ का जो जल है वो ही राजा जो है वो अपने साथ लेकर के गए समुद्री यात्रा में, उसी जल को पिया और उसी जल से अपना खाना बनवाया। तो इतना ज्यादा इस चीज का प्रभाव था। तो जब सैनिकों को अगर आप बाहर भेजोगे तो उन सैनिकों को वापस आने पर उनका समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आपने कर दिया कि अगर आवश्यकता हुई तो आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, यानी समुद्री यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, समुद्र के पार कहीं भी भेजा जा सकता है युद्ध करने के लिए। अब सेना है तो सैनिक का काम तो युद्ध करना है, वो मना कर नहीं सकते थे। तो सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ये कई कारण थे। एक 1854 के अंदर जो है वो डाकघर अधिनियम पारित कर देते हैं। डाकघर अधिनियम पारित हो गया। क्या था इसमें कि सैनिकों को जो निशुल्क डाक की सुविधा थी वो समाप्त कर दी गई। तो उससे भी सैनिकों के मन में जो है वो असंतोष उत्पन्न हो जाता है। हालांकि देखिए, सैनिक विद्रोह ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ था। थोड़ी थोड़ी या थोड़ा थोड़ा कह सकते हो कि आप पहले भी कुछ विद्रोह जो है वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला उदाहरण जो आता है सैनिकों के विद्रोह का, हालांकि ये ऑप्शनल में काम आती है चीज, लेकिन थोड़ा सा एक दो पॉइंट देखने में कोई बुराई नहीं है। 1764 में बक्सर का जब युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, तो ये इधर कौन था, मीर कासिम, और ये जो मुनरो की सेना है इधर, अंग्रेज था ये। तो मुनरो की सेना की
एक बटालियन इसका विद्रोह करके मुद्रों का, और किधर किसके साथ मिल गई थी? मीर कासिम के साथ मिल गई थी। तो बाद में चूंकि मीर कासिम की जब पराजय हो जाती है, तो इन पे मुकदमा चला करके और 24 सैनिकों को गोली मार दी गई थी। ये पहला सैनिक विद्रोह माना जाता है हिंदुस्तान का। आप 1857 की क्रांति तो पढ़ेंगे ही कि उस समय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, मेरठ की छावनी से, वो सब हम पढ़ेंगे आगे, मंगल पांडे का रू। लेकिन थोड़ा और डीपली पढ़ा जाए तो सैनिक विद्रोह केवल 1857 से ही नहीं है, ये 1764 में पहली बार एक प्रयास हुआ था, जब मुनरो के साथ की जो बटालियन थी उसने मुनरो का विरोध करते हुए मीर कासिम के साथ वो मिल गए थे सैनिक, और बाद में इन 24 सैनिकों को गोली मार दी गई थी। और इसके अलावा जैसे ये 1806 में वेलोर के जो सैनिक थे उन्होंने भी इस चीज का विरोध कर दिया था। वहां विरोध था धार्मिक रूप से, यानी उन सैनिकों को तिलक लगाने के लिए, दाढ़ी रखने के लिए, पगड़ी बांधने को लेकर के इन चीजों के लिए मना किया गया। तो जब उस वो चूंकि धार्मिक एक प्रतीक चिन्ह है हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के अपने अपने, तो जब उस चीज पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से वहां के सैनिकों ने भी इस चीज को लेकर के विद्रोह कर दिया। और उसी समय यहां एक चीज और हो गई। क्या हुआ वेलोर में ही कि सेना में जो टोपी थी, आप देखते हैं अंग्रेज बड़ी बड़ी जो टोपे है इस टाइप के लगाया करते थे, तो टोपी लगाने का नियम भी लागू कर दिया कि सब लोग जो है वो क्या लगाएंगे, टोपी लगाएंगे। और ये जो टोपी जो बनी होती थी, तो इसमें जो चमड़ा था उसके फर से लगे हो, जिसको आप कहते हो ना तुर्रा और पंख, तो वो किससे बना होता था? तुर्रा जो होता था वो चमड़े का बना होता था। और बनाया किससे जाता था? गाय और सुअर की चर्बी से। आप पढ़ते हैं कि एनफील्ड राइफल के अंदर गाय और सुअर की जो चर्बी थी उनसे बने जो कारतूस का जो खोल होता था वो गाय और सुअर की जो चर्बी से बना होता था। यहां ये 1806 में जब वेलोर में सैनिकों ने विद्रोह किया, तो एक तो तिलक दाढ़ी पगड़ी वाला तो कारण था ही कि इन पर रोक लगा दी कि नहीं नहीं तुम ये नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे? ये टोपा लगाओगे। और टोपा भी फिर जो तुर्रा इसके ऊपर जो बना हुआ है वो क्या है? क्योंकि जो किससे बना हुआ है? चमड़े से। और चमड़ा भी कौन सा? गाय और सुअर से। तो हिंदू और मुस्लिम जो दोनों सैनिक हैं वो उनका निश्चित रूप से वो इस चीज का विरोध करेंगे। 1824 में एक और एग्जाम्पल आता है बाद में, जो बैरकपुर की छावनी है, आगे भी हम पढ़ेंगे, बंगाल में। इन सैनिकों ने समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने से मना कर दिया था। अंग्रेज इनको बर्मा भेजना चाहते थे, म्यांमार, समुद्र के रास्ते से। इन सैनिकों ने मना कर दिया था कि नहीं साहब हम तो नहीं जाएंगे। तो अब सैनिकों ने जब मना कर दिया तो अंग्रेजों ने, ये 47वीं रेजिमेंट थी जिसने मना किया यहाँ की हिंदुस्तानी सैनिकों की, तो इस रेजिमेंट को अंग्रेजों ने भंग कर दिया। और जिन सिपाहियों ने विद्रोह किया कि हम तो नहीं जाएंगे समुद्र यात्रा, उन सब सिपाहियों को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। और इसी प्रकार से जैसे 1844 में और होता है, बंगाल में फिरोजपुर की कोई सैनिक छावनी थी, तो उनको भत्ता वगैरह नहीं दिया, तो सैनिकों ने सिंध जाने से मना कर दिया था। वहां भी उस रेजिमेंट को भंग करके, 64वीं रेजिमेंट थी वहां, उसको रेजिमेंट को भंग कर दिया और उनके नेताओं को फांसी दे दी गई। लॉर्ड डलहौजी का काल आता है, डलहौजी के समय, तो यहां भी ये कई सेना थी, उन्होंने विद्रोह किया, कई चीजों को लेकर के बगावत कर दी इसके समय। जैसे 1849 में हो जाएगा, एक बहुत बड़े स्तर पे नहीं, लेकिन हम छोटे छोटे विद्रोह की बात कर रहे हैं सैनिकों के द्वारा। 1850 में हो गया, 1852 में हो गया। जो सैनिक टुकड़ियां थी, देसी पैदल सैनिक टुकड़ियां, तो किसी न किसी चीज को लेकर के उन्होंने बगावत कर दी, तो उन सबको भी ये क्या गया, फांसी दे दी गई। फिर आपको मैंने बता ही दिया 1854 के अंदर डाक जो अधिनियम था वो पारित कर दिया कि कोई निशुल्क डाक सुविधा नहीं है। तो लगातार सैनिकों को असंतुष्ट किया जा रहा है। और उस समय कुछ घटनाक्रम होते हैं। 1839 से 1842 के दौरान आंग्ल अफगान युद्ध होता है, आंग्ल अफगान युद्ध, और उसमें अंग्रेजों की होती है हार। देखिए, इससे पहले तक ये मानते थे कि अंग्रेज इस धरती पे अपराजय है,
ये बात अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के मन में बैठा दी थी कि तुम सोचना ही मत कि तुम हमें हरा भी सकते हो। तो यही माना जाता था कि अंग्रेज इस धरती पे अपराजय हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन 39 से 42 के दौरान जो आंग्ल अफगान युद्ध होता है, उसमें अंग्रेजों की हार होती है और पंजाब में भी संघर्ष के दौरान अंग्रेजी सेना को भारी हानि उठानी पड़ती है, भारी क्षति उठानी पड़ती है। उस चीज से भी अंग्रेजों के मन में एक जो सैनिक थे यहाँ के, उनके मन में एक मोटिवेशन आया, एक प्रेरणा आई कि अंग्रेज अजय तो नहीं है, यानी अपराजय तो नहीं है, इनको पराजित किया जा सकता है। तो अब ये सब इस प्रतीक्षा में थे कि कोई हमें ऐसा अवसर मिले तब हम इनको पराजित करें। और फिर जो लॉर्ड कैनिंग का जब समय आता है, तो उस समय ब्राउन बेस बंदूकें थी। उन ब्राउन बेस बंदूकों की जगह एनफील्ड राइफल जो है, उनका चलन शुरू हुआ। और इन एनफील्ड राइफल के लिए जो कारतूस इस्तेमाल में किए जाते थे, उन कारतूसों को एक खोल में बंद किया जाता था और उस खोल को, जो कि किससे बना होता था, चमड़े से, दांतों से तोड़ करके और उस खोल को तोड़ना पड़ता था। तो और ये बात फैल गई कि वो जो खोल है, वो किसका बना हुआ है, इसका गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक हैं, दोनों के अंदर इस चीज को लेकर के बहुत जबरदस्त विरोध होगा और वो विरोध आगे क्रांति के रूप में उभर करके हमारे सामने आता है। तो उस समय का तात्कालिक जो कारण था, वो कारण था ये एनफील्ड राइफल वाला। ये था तात्कालिक कारण, लेकिन इसकी नींव अंग्रेजों ने 1757 में ही शुरू कर दी थी और 1857 में आकर के हर वर्ग ने जो है वो इनका विरोध करना शुरू कर दिया। और 1857 के सामने हमारे सामने जो है एक क्रांति, एक विद्रोह उभर करके सामने आता है। तो ये इतने महत्वपूर्ण जो सभी बिंदु थे, और मुझे आशा है कि आपके ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या इसका कारण था। मैंने आपको इतनी महत्वपूर्ण चीजें बताई है कि आपके पास अगर ऑप्शनल हिस्ट्री भी है, तो भी आपका 1857 की क्रांति में से जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं अभी, इसमें से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा नोट्स के माध्यम से। आप जो है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है, लगभग 1.25 घंटे के आसपास का वीडियो हो गए हैं। तो आगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।